खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ नए मिलिट्री ऑपरेशन का खाका खींच रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि ईरानी बंदरगाहों का ब्लॉकेड अभी महीनों चलेगा। ऐसी घेराबंदी करेंगे कि ईरान का खर्चा पानी बंद हो जाएगा, उसे घुटनों पर ला देंगे, वो न्यूक्लियर डील साइन कर लेगा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कब निकले। खैर फिलहाल तो हिसाब किताब निकल रहा है। जंग अब बैलेंस शीट तक आ गई है। 40 दिन की जंग में अमेरिका ने $25 बिलियन फूंक दिए हैं। खर्चे दुनिया के लिए भी बढ़ने वाले हैं। कच्चे तेल के दाम 2022 के बाद से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर आ गए हैं। तो आज समझेंगे कि इस जंग में असली नुकसान किसका हो रहा है। क्या ये ब्लॉकेड ईरान की किस्मत बदलेगा या खुद अमेरिका अपने ही बिछाए जाल में फंस जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सबसे पहले अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर पेंटागन के अंडर सेक्रेटरी जूल्स हर्ट का बयान सुनिए। 29 अप्रैल को उन्होंने अमेरिकी सांसदों से ईरान जंग के खर्चे का हिसाब दिया। कहा कि ईरान जंग में अमेरिका अब तक $25 बिलियन यानी करीब 2.37 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है। So approximately at this day, we're spending about $25 billion on Operation Epic Fury. Most of that is munitions. There's part of that is obviously O&M and equipment replacement. We will formulate a supplemental through the White House that will come to Congress once we have a full assessment of the cost of the conflict. $25 बिलियन कितनी बड़ी रकम होती है। पाकिस्तान और ईरान का सालाना रक्षा बजट करीब $9 बिलियन है। मतलब इन दोनों देशों के कुल रक्षा बजट का करीब 3 गुना पैसा अमेरिका ने 2 महीने में खर्च कर दिया है। देसी हिसाब से समझें तो इतने पैसे में मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले 6 नए गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएंगे या फिर बुर्ज खलीफा जितनी बड़ी 16 इमारतें खड़ी हो सकती हैं। आप कहेंगे अमेरिका के पास खूब पैसे हैं, उसे क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, हिसाब किताब इतना भी आसान नहीं है। $25 बिलियन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के पूरे साल भर के बजट के बराबर है। यह रकम गजा जंग की शुरुआत के बाद से इजराइल को भेजी गई अमेरिकी सैन्य मदद के बराबर है। अगर इसे अमेरिकी जनता में बांटें तो हर परिवार के हिस्से में करीब $190 यानी करीब 18,000 रुपए आएंगे। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ये सब तो अब तक के खर्चे की बात है। आने वाले दिनों में हिसाब और भी बढ़ सकता है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा अधूरा है। असली खर्च 40 से $50 बिलियन के बीच है। पेंटागन के अफसर ने जो बिल बताया है उसमें ईरानी हमलों से हुए नुकसान को तो जोड़ा ही नहीं गया। जंग के शुरुआती 48 घंटों में ही ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के 9 मिलिट्री बेसिस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। 40 दिन की लड़ाई में तबाह हुए ठिकानों को दोबारा बनाने और रडार सिस्टम की मरम्मत का खर्च इस आंकड़े को 2 गुना कर सकता है। ये तो हुई अमेरिका के खर्चे की बात। अब अपने खर्चे की बात करते हैं। दुनिया भर में तेल की कीमत अचानक उछल गई है। कच्चा तेल $126 प्रति बैरल से ऊपर चला गया है। पिछले 24 घंटे में 13% का उछाल आया है। 28 फरवरी की जंग की शुरुआत के बाद से ये सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब कच्चा तेल $139 तक पहुंचा था। इस बढ़ोतरी के पीछे 2 वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह है ईरान पर नए सिरे से अमेरिका के हमले की आशंका। खबर है कि 30 अप्रैल को अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ट्रंप को एक नई मिलिट्री ब्रीफिंग देने वाले हैं। साफ है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का विकल्प खुला रखकर चल रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में मिलिट्री ऑप्शन का भी विकल्प तलाशा जाए। अंदर खाने प्लानिंग चल रही है, हमला करना है या नहीं। इन सब के पीछे 2 ही मकसद हो सकते हैं। या तो अटकी हुई बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ईरान पर प्रेशर डाला जाए या फिर जंग खत्म करने से पहले एक आखिरी झटका दिया जाए। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस की माने तो सेंटकम के प्लान में ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर यानी बुनियादी ढांचों पर छोटे लेकिन ताकतवर हमले शामिल हैं ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके और वो बातचीत में नरमी दिखाए, मॉडरेट हो। एक प्लान ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए ताकि कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही दोबारा शुरू हो सके। इसके लिए अमेरिका को ज़मीन पर अपने सैनिक भी उतारने पड़ सकते हैं।
इसके अलावा एक और विकल्प पर भी पहले से चर्चा हो चुकी है, ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को, जो करीब 440 किलो का है, उसको कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्स का ऑपरेशन। हालांकि ट्रंप कह चुके हैं कि नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा असरदार है और फिलहाल वही उनका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर ईरान अड़ा रहा तो सैन्य कार्रवाई का रास्ता भी चुना जा सकता है। अमेरिका के सैन्य प्लानर्स ये भी मानकर चल रहे हैं कि ईरान चुप नहीं बैठेगा और पलटवार करेगा, यानी अगर तनाव और बढ़ा तो ये टकराव अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से एक जंग में तब्दील हो सकता है, यानी सीज फायर पूरी तरह टूट सकता है। तेल की कीमत बढ़ने के पीछे दूसरी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की ब्लॉकेड जो नाकाबंदी है, वो महीनों तक जारी रख सकता है। ट्रंप का दावा है कि इस नाकाबंदी की वजह से ईरान को हर रोज करीब 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आंकड़े देखते हैं। जिस हॉर्मूज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहीं से ईरान का करीब 90% समुद्री व्यापार होता है। इस समुद्री व्यापार में जब जंग शुरू हुई थी और जब हॉर्मूज बंद हुआ था, तब तो ईरान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। घेराबंदी से पहले ईरान हर दिन 15 से 18 लाख बैरल तेल बेचता था, जिसका सबसे बड़ा खरीदार चीन था। लेकिन अमेरिका ने ब्लॉकेड के बाद से अब तक ईरान के करीब 40 जहाज़ों का रास्ता रोका है। 30 अप्रैल तक के आंकड़े बताते हैं कि ये नाकाबंदी पूरी तरह अभेद्य तो नहीं है, यानी जहाज़ गुजर तो सकते हैं। पिछले 2 हफ्तों में करीब 40 लाख से 1 करोड़ बैरल तेल निकल भी चुका है। लेकिन ये ईरान के बजट को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि ईरानी सरकार की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा तेल से ही आता है। इन एक्सपोर्ट्स का 92 से 96% हिस्सा, यानी लगभग 100% समझिए, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही गुजरता है। ये भी खार्ग आइलैंड से ये टर्मिनल है, वहीं से सारा कुछ लोड होता है। खार्ग आइलैंड की घेराबंदी करना अमेरिकी सेना के लिए और भी आसान है, अमेरिकी नेवी के लिए। इससे निपटने के लिए ईरान की शैडो फ्लीट, यानी लोकेशन छिपाकर तेल ले जाने वाले टैंकर्स, चोरी छिपे निकलने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आप कहेंगे, क्या ईरान के पास तेल बेचने के लिए हॉर्मूज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? होने को तो है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। नक्शा देखिए। 2021 में ईरान ने गोरेह जास्क पाइपलाइन की शुरुआत की थी। ये पाइपलाइन ईरान के भीतर एक बड़े पंपिंग स्टेशन से सीधे ओमान की खाड़ी तक जाती है। इसकी पूरी क्षमता 3 लाख बैरल प्रतिदिन तय की गई थी, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो ढांचा है वो अभी तक अधूरा है, पूरी तरह इसे बनाया नहीं गया। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि साल 2024 में एक दिन में इस पाइपलाइन से सिर्फ 70,000 बैरल तेल ही लाया जा रहा था, यानी गोरेह जास्क पाइपलाइन भी ईरान के लिए प्लान बी नहीं हो सकती। एक्सपोर्ट रुकने की वजह से ईरान की जो असली मुसीबत है वो शिफ्ट हो गई है। अब चुनौती है प्रोडक्शन शटडाउन। ईरान के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 5.5 करोड़ बैरल तेल स्टोर करने की जगह है। अमेरिकी ब्लॉकेड से पहले ही ये गोदाम 60% तक भर चुके थे। सही आंकड़ा किसी के पास तो नहीं है, लेकिन चर्चा है कि अगले 2 हफ्तों में ये स्टोरेज फुल हो सकता है। जब तेल रखने की जगह ही नहीं बचेगी, जब स्टोरेज फुल हो जाएगा, तो ईरान को मजबूरी में अपने तेल के कुएं, जो ऑयल वेल्स हैं, वो बंद करने पड़ सकते हैं। आप कहेंगे तेल निकालना बंद ही कर दें, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? ऐसा नहीं है। ये कोई नल नहीं है कि जब मन करे बंद कर दो और जब मन करे खोल दो। ये ऑयल प्रोडक्शन है। जानकारों का कहना है कि अगर ये पुराने कुएं एक बार बंद हो जाएं, तो कुएं के अंदर का प्रेशर वो बिगड़ जाता है। तेल के नीचे मौजूद पानी तेज़ी से ऊपर आ जाता है और तेल की जगह ले लेता है। टेक्निकल भाषा में इसे वाटर कोनिंग कहते हैं। इसके अलावा कुएं की मिट्टी धंसने और रास्ता ब्लॉक होने का भी खतरा रहता है। आसान शब्दों में कहें तो कुएं के ढांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हो सकता है। इससे कुएं हमेशा के लिए ख़राब भी हो सकते हैं और ईरान अपनी तेल पैदा करने की क्षमता का एक बड़ा हिस्सा, करीब 3 से 5 लाख बैरल रोज़ाना, हमेशा के लिए खो सकता है। यह अरबों डॉलर का ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाएगी, एक लंबा समय लगेगा। स्टोरेज की मुसीबत से निपटने के लिए एक छोटा मोटा जुगाड़ ज़रूर है, जिसे हम फ्लोटिंग स्टोरेज कहते हैं। एक तैरता हुआ गोदाम समझिए। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल का कोई ख़रीदार ईरान को नहीं मिलता था, ज़मीन पर पूरी जगह फुल हो जाती थी, तो ईरान कच्चा तेल निकालता था और अपने बड़े बड़े जहाज़ों में भर देता था। ये ईरान अब भी कर सकता है। फिर इन जहाज़ों को समंदर में ही खड़ा किया जा सकता है, ताकि कुओं से तेल निकालने का काम न रुके और कुएं बर्बाद ना हो। मार्च 2026 में भी जब खार्ग आइलैंड पर हमले का खतरा था, तो ईरान ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक्सपोर्ट्स के अलावा ईरान के इंपोर्ट्स पर भी खतरा है। ईरान मिडिल ईस्ट में अनाज का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। खाड़ी में जितना अनाज इंपोर्ट होता है, उसका आधा हिस्सा ईरान को ही जाता है, वो भी समुद्री रास्ते से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए। इंपोर्ट से जुड़ी एक और चुनौती है
आप ये मानेंगे या नहीं, उसके पास कच्चा तेल तो ईरान के पास अथाह है, लेकिन उसे साफ करके इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए जो रिफाइनरीज होती हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आज ईरान रोज़ाना करीब 2.5 करोड़ गैलन पेट्रोल बनाता है, जबकि देश की खपत 3 करोड़ गैलन से ज़्यादा है। ये कमी वो यूएई के रास्ते हर साल $2 अरब का पेट्रोल खरीद कर यानी इंपोर्ट करके पूरी करता था। अब अमेरिका की घेराबंदी ने इस रास्ते को भी पूरी तरह सील कर दिया है। ईरान के पास कोई खास स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी नहीं है। ब्लॉकेड शुरू होने के पहले ईरान के पास सिर्फ 12 दिन का पेट्रोल डीजल बचा था। ईरान ने अब तक अमेरिकी घेराबंदी के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले रास्ते पर सख्ती दिखाई है और वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर $10 लाख तक का टोल टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, जिसे एक्सपर्ट्स डुअल नाकाबंदी कह रहे हैं। लेकिन इससे ईरान को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि तेल ले जाने वाले जहाज़ों का जो बीमा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो इतना बढ़ गया है कि अब वो ईरान का तेल ख़रीदना उनके लिए किसी भी तरह से फ़ायदे का सौदा रहा ही नहीं है। ट्रम्प टीम का प्लान है कि ईरान की तेल की कमाई रोकी जाए, उसकी सप्लाई लाइन काट दी जाए, देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ जाए। ऐसे में मुमकिन है कि ईरानी जनता बगावत कर दे और सरकार घुटनों पर आकर न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद कर दे। कागज़ पर यह मुकाबला एक तरफा लगता है। वॉशिंगटन के नज़रिए से देखें तो ये तर्क हद से ज़्यादा लॉजिकल लग सकता है। कोई भी देश, चाहे वो धार्मिक शासन पर चलता हो या लोकतंत्र हो, अगर अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरतें नहीं दे पा रहा है तो वो टिक नहीं सकता। इसलिए जब अमेरिकी अधिकारी ईरान में बढ़ती महंगाई, ख़त्म होती नौकरियाँ और बुनियादी चीज़ों की कमी देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 हफ्ते में ही नाकाबंदी का पूरा असर होने लगा है। लेकिन क्या ज़मीनी हकीकत भी इतनी ही ब्लैक एंड वाइट है? अब तक इस जंग में कुछ भी इतना ब्लैक एंड वाइट रहा ही नहीं है। 40 दिनों तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी ने ईरान की सैन्य ताकत को कमज़ोर तो किया है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई क्लियर विक्ट्री हाथ नहीं लगी है। इसलिए ये सवाल बना हुआ है कि क्या ब्लॉकेड से भी अमेरिका को वैसा फ़ायदा मिलेगा जितनी उसकी उम्मीद है? क्या ये कदम ट्रंप को वो जीत दिला सकता है जो ईरान की पूरी लीडरशिप को तबाह करने के बाद भी उन्हें हासिल नहीं हुई? अगर हम मान भी लें कि ईरान ये आर्थिक दबाव नहीं झेल पाएगा और बातचीत की मेज़ पर आ जाएगा, तब भी कई सवाल रह जाते हैं, क्योंकि ट्रंप की चाहतों की कोई इंतहा ही नहीं है। उनकी इच्छा है कि बातचीत शुरू हो, लेकिन ये शर्त है कि वहीं से शुरू हो जहां से वो चाहते हैं। ट्रंप की जिद है कि शुरुआती बातचीत में ही न्यूक्लियर मसले का हल ढूंढा जाए, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के जरिए जो नया प्रस्ताव भिजवाया है, उसमें न्यूक्लियर मुद्दे को तीसरे चौथे नंबर पर धकेल दिया गया है। ईरान चाहता है कि सबसे पहले हर मोर्चे पर जंग को पूरी तरह रोक दिया जाए, ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी ब्लॉकेड, जो नेवल ब्लॉकेड है, वो ख़त्म हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बात बनाई जाए, यानी उस स्ट्रेट पर ईरान के कंट्रोल को मान्यता मिले। ईरान का कहना है कि इन सभी मुद्दों पर सहमति के बाद न्यूक्लियर मसले पर बातचीत हो सकती है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी राजनीति है, घरेलू सियासत का भारी दबाव है। ईरान का इस्लामी निज़ाम अपनी जनता के सामने मजबूत दिखना चाहता है, इसलिए वो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। उधर ट्रंप इन शर्तों को कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी अपनी जनता को ये भरोसा दिलाना है कि जंग छेड़ने से फ़ायदे ही फ़ायदे हुए हैं। आप और हम जानते हैं कि न्यूक्लियर डील कोई ट्रेड डील तो है नहीं जो ट्रंप के एक ट्रुथ सोशल पोस्ट से तय हो जाए और दूसरे पोस्ट से टूट जाए। यहाँ मसला न्यूक्लियर ताकत का है, ट्रंप और उनकी टीम के पॉलिटिकल करियर का सवाल है। अगर अमेरिका इस डील से ईरान को ज़रा भी ढील देता है तो अमेरिकी विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप एक परफेक्ट डील चाहते हैं जिसमें ईरान पूरी तरह उनके सामने झुका हुआ दिखे, एटलीस्ट कागज़ पर। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के संभावित जो उत्तराधिकारी हैं उनके लिए भी ये पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से। अगर उनकी अगुवाई में कोई कमज़ोर डील साइन हुई तो अगला राष्ट्रपति बनने का उनका सपना भी टूट सकता है। पिछले हफ्तों में ऐसी चर्चा भी आम थी कि ट्रंप ने जेडी वैंस को जानबूझकर आगे कर दिया है ताकि डील बिगड़ने या कमज़ोर होने का जो सारा ठीक रहा है वो वैंस के सिर फोड़ा जा सके, उसका इल्ज़ाम ट्रंप के सिर ना आए, मार्को रूबियो के सिर ना आए। कुल जमा बात अब यह है कि ज़िद जो है किसकी आगे जाती है, देखना है कि पहले कौन झुकता है। ट्रंप आखिर कब तक ब्लॉकेड की वजह से बढ़ती तेल की कीमतों को नज़रअंदाज करेंगे? अमेरिकी जनता या आर्थिक दबाव कब तक झेलेगी? वैसे भी ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग उनके दूसरे कार्यकाल के सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है, 34% है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की अपनी मुश्किलें हैं, वो कब तक अपनी इकोनॉमी को दांव पर लगाएगा? ईरानी जनता बुनियादी ज़रूरतों की किल्लत कब तक झेलेगी? उसका सब्र आखिर कब तक टूटने से बचा रहेगा?
सवाल यह भी है कि ट्रंप का ब्लॉकेड अगर पूरी तरह फेल हुआ तो वो क्या करेंगे? क्या वो जंग का रास्ता दोबारा चुनेंगे? बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। कभी कभी राजा होना भी आसान नहीं होता। एक दिन आप किंग चार्ल्स III हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आपकी तारीफ करते हैं, कांग्रेस में लोग तालियां बजा रहे हैं और आपके सामने सोने की प्लेट में शानदार खाना परोसा जा रहा है। और अगले ही दिन न्यूयॉर्क के मेयर ये कह देते हैं आपसे कि वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते। आपको वो हीरा वापस कर देना चाहिए जो आपके पूर्वज एक 10 साल के भारतीय बच्चे से लेकर गए थे। 29 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचने पर किंग चार्ल्स कुछ इसी अजीब स्थिति में थे। वो 9/11 हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे। एक दिन पहले ही उनके भाषण और ट्रंप के साथ उनकी सहज केमिस्ट्री की खूब तारीफ हुई थी। माना जा रहा था कि इससे UK-US रिश्तों को सुधारने में मदद मिल सकती है। लेकिन जहां ट्रंप जैसे शो ऑफ पसंद नेता चार्ल्स से प्रभावित हो गए, वहीं न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी पर इसका कोई असर ही नहीं दिखा। ममदानी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो चार्ल्स के साथ प्राइवेट मीटिंग नहीं करेंगे। चार्ल्स को एक ऐसा व्यवहार शायद ही कभी झेलना पड़ा हो। लेकिन दिन आगे बढ़ने के साथ लगा कि शायद उनके लिए अच्छा ही हुआ कि उनसे अलग से मुलाकात नहीं हो पाई। सुबह जब ममदानी से पूछा गया कि अगर उन्हें राजा से अकेले में बात करने का मौका मिले तो वो क्या करेंगे, तो जवाब आया, मैं उन्हें कोहिनूर हीरा वापस करने के लिए कहूँगा। खैर, प्राइवेट मीटिंग न सही, लेकिन जब किंग चार्ल्स और ममदानी का सामना हुआ तो माहौल उतना टकराव वाला नहीं दिखा। दोनों ने हाथ मिलाया, मुस्कुराए और थोड़ी बातचीत भी की। बकिंघम पैलेस ने अब तक कोहिनूर और ममदानी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आप जानते हैं कि कोहिनूर करीब 106 कैरेट का हीरा है जो आज भी ब्रिटिश शाही ताज का हिस्सा है। 1949 में ये क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंचा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हीरा गलत तरीके से एक 10 साल के महाराजा दलीप सिंह से लिया गया था, जिनका राज्य अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया था। दूसरी खबर, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 2 यहूदी लोगों पर चाकू से हमला हुआ है। हमले में घायल दोनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों की हालत स्थिर है। हमला नॉर्थ लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में हुआ, जहां बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। पुलिस का कहना है कि घटना के कुछ समय बाद 45 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंदन की काउंटर टेरर यूनिट मामले की जांच कर रही है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर भी चाकू से हमला करने की कोशिश की। इसके बाद उसे टेजर मारकर काबू किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यहूदी लोगों पर हुए हमले की निंदा की है। कहा है कि यहूदी समुदाय पर हमला ब्रिटेन पर हमला है, इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। हमले के बाद यहूदी समुदाय के अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पीएम स्टारमर और लंदन के मेयर सादिक खान से कार्रवाई की मांग की है। लंदन के यहूदी बहुल इलाकों में हाल के हफ्तों में हमलों और आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं। गोल्डर्स ग्रीन और आसपास के क्षेत्रों में लगातार वारदातों में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ रही है। 23 मार्च को गोल्डर्स ग्रीन में यहूदी समुदाय की 4 एम्बुलेंस जला दी गई थी। 15 अप्रैल को फिंचली रिफॉर्म सिनेगॉग के बाहर बोतलें रखकर आग लगाने की कोशिश की गई थी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।